तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अंक एक प्रतिलेखन संख्या 33-34 जो कि अंक एक का लास्ट पार्ट है। इसके साथ ही आपका अंक एक समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको 5 सेकेंड में। 5 4 3 2 1। उपाध्यक्ष जी, सभी के लिए एक आंदोलन चलना चाहिए कि जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनको जब तक हम बसा नहीं लेते हैं तब तक संपत्ति जुटाने वाले और नई नई ज़मीन हड़पने वालों का जो संप्रदाय इस देश में पैदा हो गया है, उन सारी ज़मीनों को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ले करके गरीबों के लिए मकान बनवाए जाएं और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बहुत से मकान बने भी हैं, लेकिन उसमें इतनी कम धनराशि सरकार ने निर्धारित की और उसके बाद जो खाने पीने का धंधा है इंजीनियर्स का और ठेकेदारों का, उनके अंतर्गत इतने कमज़ोर मकान बनाए गए और जब तक उन मकानों पर कब्जा भी नहीं कर पाए कि तब तक उन मकानों की दीवारें ढह गई, उनकी छतें जाने लगीं और वह सब बेकार हो गए। तो जो योजनाएं हम कार्यान्वित करें उनके लिए गारंटी होनी चाहिए, वचनबद्धता होनी चाहिए, उनसे एक तरह का बॉन्ड भरवाना चाहिए कि वह ढंग से कार्यान्वित होगा। अभी कुछ समय पहले 5-6 महीने पहले और आए दिन होता रहता है कि मुंबई के एक रतन भूषण के व्यापारी ने शादी की, उस पर 20 करोड़ रुपए खर्च किया और सारा देश आश्चर्यचकित रह गया उस शादी पर। और समाचार पत्रों में उसके बारे में बहुत सी टिप्पणियाँ छपी, पर कुछ दिन चर्चा होने के बाद वह सब समाप्त हो गया। सरकार की ओर से सादगी और बचत को बढ़ावा देने का उद्देश्य भाषण, पुस्तिकाएं और योजनाएं समय समय पर बराबर उद्घाटित होती रहती है, लेकिन वैभव विलासिता में जो डूबे हुए लोग हैं वे सरकार की नीतियों को चलने नहीं देते हैं और जो कुछ सरकार करना चाहती है उसे एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं और संपत्ति को बढ़ाने में लगे रहते हैं। अमीरी की रेखा निश्चित करने का सीधा सा अर्थ है कि अंधाधुंध खपत और उपभोक्तावाद पर नियंत्रण लगाया जाए। इसके लिए कोई कानून सरकार को लाना चाहिए और उस कानून पर बड़ी कड़ाई के साथ अमल करना चाहिए। शादी ब्याह के खर्च आदि के बारे में एक विशेषज्ञों की समिति बिठाकर कोई सर्वमान्य मानक, आदर्श और स्टैंडर्ड कानून का निर्धारण करना चाहिए। महोदय, भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय जो है वह इतनी कम है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है वह $300 प्रति व्यक्ति का पड़ता है और $300 से जिस देश की
प्रति व्यक्ति आय कम है वह देश गरीबी रेखा के नीचे जिंदा रहने वाला माना जाता है। साथ ही हमारे महानगरों में जमीन और संपत्ति के दाम इतनी तेजी के साथ बढ़े हैं कि जो 100 रुपये गज की जमीन थी वह आज 15 वर्षों के बाद 2000 रुपये गज है। जितनी वाशिंगटन, पेरिस, न्यूयॉर्क की ज़मीन मूल्यवान है उससे बहुत ज़्यादा हमारे भारत में महानगरों की ज़मीन मूल्यवान होती जा रही है। उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा दिए गए रोजगार के आंकड़ों के अनुसार रोजगार वृद्धि के कार्यों से पता चलता है कि खनन निर्माण को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कृषि, निर्माण, जल आपूर्ति, परिवहन, संचार आदि के क्षेत्रों में रोजगार दर में जो वृद्धि हुई है उसमें 1992-93 से 1997-98 के मुकाबले में निरंतर कमी आई है। शासन निर्माण के क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी कर रहा है। फिर भी जो सकल रोजगार वृद्धि की दर है वह 3 से घटकर 2% रह गई है। भारत की जनता, गरीब जनता 70 से 80% बेरोजगार है, जो आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्यों में अधिकांश रहते हैं और अलग अलग परिस्थितियों और कारणों से वहाँ बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है और कुछ प्रतिशत बीच के दलाल हैं जो हमारे सस्ते गल्ले की दुकानों से पैसा कमाते हैं, जिनकी वितरण प्रणाली ठीक नहीं है। अभी हमारे गृह मंत्री महोदय बता रहे थे कि नागालैंड में एक भी सस्ते गल्ले की दुकान वहाँ के गांव में नहीं है। सारा गल्ला गुवाहाटी के बाज़ारों में बेच दिया जाता है। ऐसे लोगों को दंड देने का क्या प्रावधान हो सकता है? जो परिस्थितियों से पिछड़े हुए प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, जिनका उल्लेख मैंने किया है, उनको रोजगार देने के लिए सरकार को आगे बढ़ना होगा और उनके लिए विशेष रूप से व्यवस्था अगली पंचवर्षीय योजना में करनी होगी। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार देने की बात है, हमारी धरती के भीतर न जाने कितने ऐसे रसायन हैं, खनिज पदार्थ हैं कि उनको निकालने का काम होना चाहिए और उनमें लाखों की संख्या में लोग लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमारी कोई ठोस योजना उसके लिए होनी चाहिए। हमारी जो अब तक की व्यवस्था है उसमें गरीबी की रेखा से नीचे जाने वालों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इसके लिए यह आवश्यक है कि जो काले धन का असर है उसको समाप्त करना होगा। सरकारी अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय आय का 30% धन काले धन के रूप में इस देश में
समांतर अर्थव्यवस्था चला रहा है। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार 10 से 20 खरब रुपए की राशि भारत में प्रयोग में आ रही है। काले धन का कुछ हिस्सा हमारी अर्थव्यवस्था में सफ़ेद बना लिया जाता है। धन धन होता है, वह न काला होता है न सफ़ेद होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि काले धन पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि विलासिता और सुख की चीज़ों पर जो धन खर्च करते हैं, जो अमीरी और गरीबी की रेखा को समुद्र की तरह चौड़ा करते जाते हैं, उनको बंद करने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने इस दिशा में ठोस और सार्थक कदम उठाए हैं। समाप्त। इसके साथ ही आपका अंक 1 समाप्त होता है। प्रत्येक पत्रिका के अंत में आपको एक उच्च गति अभ्यास के 400 शब्द की एक डिक्टेशन होती है। उसको हम एग्ज़ाम का डेट जैसे ही आएगा उसको एक अलग प्लेलिस्ट में अलग से उसको रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करेंगे। ये अंक 1 आपका समाप्त हुआ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अंक 4। मिलते हैं अंक 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग डिक्टेशन लिखते रहें और एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है।